बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 11 क्लास के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिज़िक्स को बेसिकली टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, क्लासिकल फिज़िक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स। क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर स्टूडेंट डिस्कस किए गए हैं तमाम के तमाम ओल्ड फिज़िक्स के लॉज, और मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर डिस्कस किए गए हैं बिल्कुल रिसेंटली न्यू लॉज। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, और न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ हम लॉ ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इनर्शिया की टाइप्स डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, और एंड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, और बिल्कुल लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि न्यूटन्स के लॉज अप्लीकेबल होते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, यानी ओल्ड फिजिक्स में। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि न्यूटन्स के लॉज अप्लीकेबल हैं कब? जब किसी बॉडी का मैस हैवी हो। मतलब ये है क्लासिकल फिजिक्स में वो तमाम चीज़ें जो हम आराम से, जिनको हम देख सकते हैं, जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। जिसका मैस लार्ज हो और स्पीड लो हो, उसके ऊपर न्यूटन्स लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लीकेबल होते हैं। अगर वाइस वर्सा, अगर हम कहते हैं कि अगर किसी बॉडी का मैस समाल हो, यानी एटॉमिक मैस की अगर हम बात करें, और स्पीड लार्ज हो, यानी रिलेटिविस्टिक स्पीड, यानी उसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करें। जैसा कि आपको स्टूडेंट बताए, स्पीड ऑफ लाइट को अगर वो अप्रोच करेगी उसकी स्पीड, तो फिर उसके ऊपर न्यूटन्स के लॉज अप्लीकेबल नहीं होंगे, बल्कि उसके ऊपर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेशन हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। चलें जी, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अब हम स्टूडेंट डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन मैंने ये लिखी है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो दो स्टेट एग्जिस्ट कर सकती हैं, या वो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। मतलब इसका क्या हुआ? अगर मैं इसको शॉर्टकट वे में लिखूं, नो फोर्स, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो दो स्टेट स्टूडेंट फिर एग्जिस्ट कर सकती हैं। या तो फिर बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगा, या वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगा, या वो उसकी वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी। मतलब इसका स्टूडेंट ये हुआ कि इस लॉ के टू पार्ट हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करती, या तो हमेशा रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। जो इसका फर्स्ट लॉ है, ये तो हमें समझ आता है कि बिल्कुल अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करती तो वो हमें रेस्ट में ही नज़र आता है। लेकिन जब हम किसी बॉडी को मूव करवाते हैं तो कुछ देर के बाद वो रुक जाता है, तो हमें शायद लगता है कि शायद इसके ऊपर न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब वो बॉडी मूव कर रहा होता है उसमें फ्रिक्शनल और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो उसकी बॉडी की मोशन को स्टॉप कर देती हैं। अगर हम एक लम्हे के लिए सपोज करें कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हम उस बॉडी को एक दफ़ा मूव करवा दें तो वो बॉडी हमेशा मूव करता रहेगा। अब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में हम स्टूडेंट ये कहते हैं, इट डिफाइन द फोर्स, इट डिफाइन द फोर्स। नेक्स्ट नंबर पर हम लिखते हैं, इट इज अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जब हम स्टूडेंट इसमें ये लिखते हैं कि समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सलेरेशन भी इक्वल टू जीरो होगा, तो डेल्टा पी डेल्टा टी भी इज इक्वल टू जीरो हो। इस लॉ को आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो अब हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ इनर्शिया।
स्टूडेंट हम इनर्शिया को डिफाइन इस तरह करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। हर बॉडी जिसका मैस होता है उसको हम मटेरियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट अपोजेज, ये स्टूडेंट अपोज करता है, किस चीज को अपोज करता है? द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग ये होगा कि इनर्शिया का जो लिंक है, इनर्शिया का जो लिंक है उसका लिंक होता है स्टूडेंट मैस के साथ। जिस बॉडी का मैस होगा ज़्यादा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का मैस होगा कम तो उसका इनर्शिया कम होगा। ये एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है। जिस बॉडी का मैस ज़्यादा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिस बॉडी का मैस कम उसका इनर्शिया कम। दो बॉडीज़ हैं, एक का मैस ज़्यादा है, एक का मैस कम है। जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। जिसका मैस कम होगा उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना उतना आसान होगा। अगर स्टूडेंट टू बॉडीज़ हैं, उनका मैस सेम है, एक बॉडी अगर रेस्ट में है और एक बॉडी मोशन में है, दोनों का सेम इनर्शिया होगा। क्योंकि इनर्शिया किसी बॉडी की स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनर्शिया सिर्फ डिपेंड करता है उस बॉडी के मैस के ऊपर। अब हम स्टूडेंट इनर्शिया की 3 टाइप डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन और नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने स्टूडेंट ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई एक आदमी एक बस के अंदर स्टैंडिंग पोजीशन में है और बस रुकी हुई है, जब बस का ड्राइवर अचानक बस को चलाता है तो वो आदमी थोड़ा पीछे की तरफ आने की मूव करता है। इसका मतलब है कि बस मोशन में आती है, वो अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करता है कि ये वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिल्कुल वाइस वर्सा, अगर कोई बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अगर वो बस ड्राइवर अचानक बस को ब्रेक लगाता है तो वो आदमी जो बस के अंदर स्टैंडिंग पोजीशन में है तो वो आगे की तरफ मूव करता है, वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। नंबर 3 के ऊपर आपने अक्सर औक़ात ऑब्जर्व किया होगा क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं। किसी पॉइंट के ऊपर अगर स्ट्रिंग ब्रेक होती है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उस पॉइंट पर था, टेंजेंट की डायरेक्शन बनाता हुआ उस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखना चाहता है। तो इस किस्म के इनर्शिया को हम नेम देते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें आपको एक बॉडी दिखाया गया है कि उसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi और फाइनल वेलोसिटी है vf। तो ये ऐसा कैसे होता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट आता है कि उसकी स्टेट जो है वो चेंज होती है। पहले उसकी वेलोसिटी कम थी, बाद में वेलोसिटी उसकी ज़्यादा हुई है। आपको स्टूडेंट पता है कि जिस वक्त हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वेलोसिटी उसमें चेंज है, और वेलोसिटी के चेंज का नाम क्या है? एक्सेलरेशन। और न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट ये है कि जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। कब ऐसा होगा? कि जब उस बॉडी का मैस कांस्टेंट रहे, मैस कांस्टेंट रहे। इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, जिसमें मैस की वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है। और दूसरे नंबर पर हम ये लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, अगर हम कहते हैं कि उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, और जिसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये स्टूडेंट एक बात याद रखें कि न्यूटन सेकंड लॉ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, और इसी न्यूटन सेकंड लॉ से हम डिराइव कर सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। इस फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो अब हम स्टूडेंट 1 न्यूटन फोर्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स विल बी 1 न्यूटन इफ 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो इन द बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम। अगर हम स्टूडेंट एक और सेंस में हम इसको लिखना चाहें तो W इज इक्वल टू mg।
अब हम स्टूडेंट यहां पर मैंने एक चीज लिखी है W इज इक्वल टू mg। ये है किसी बॉडी का वेट और ये है मैस और ये है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। इसको हम स्टूडेंट नेम देते हैं इनर्शियल एक्सलेरेशन और इसको हम नेम देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन और दिस इज द ग्रेविटेशनल मैस, दिस इज द ग्रेविटेशनल mass and this is the inertial mass, inertial mass। अब हम स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी बॉडी का मैस 1 किलोग्राम है, 1 kg उसका मैस है और वैल्यू ऑफ जी हम यूज करते हैं 10 न्यूटन और वैल्यू ऑफ जी हम यूज करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब उस बॉडी का जो वेट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, उस बॉडी का जो वेट होगा दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी बॉडी को हम लिफ्ट करते हैं, अगर हम किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं, अगर किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं जिसका मैस 1 किलोग्राम है तो उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे होते हैं 10 न्यूटन की। सपोज अगर आप कोई 1 किलोग्राम कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं, 1 किलोग्राम कोई राइस हो सकते हैं, 1 किलोग्राम शुगर हो सकती है, 1 किलोग्राम कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर आप उसको लिफ्ट करते हैं तो आपको लिफ्ट करने के लिए फोर्स कितना एक्सर्ट करनी पड़ेगी? 10 न्यूटन। इसके बारे हम लिखते हैं इट मेजर द फोर्स, ये फोर्स को मेजर करती है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आप स्टूडेंट एक और चीज मैं आपको बता दूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। मतलब ये हुआ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को और न्यूटन थर्ड लॉ को हम डिराइव कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। अब हम स्टूडेंट न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इसमें लिखते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट एक्ट ऑन सिंगल बॉडी। Number 2, not cancel each other. Forces in nature are in pair। पहला पॉइंट स्टूडेंट हमने इसके अंदर ये लिखा कि एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होती है और डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है। एक्शन और रिएक्शन सिंगल बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते। अगर स्टूडेंट एक्शन और रिएक्शन सिंगल बॉडी के ऊपर एक्ट करते तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते। एक्शन एक बॉडी के ऊपर होता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी के ऊपर होता है। जैसे हम जमीन पर चलते हैं तो जमीन के ऊपर मेरा एक्शन है और जमीन का मेरे ऊपर रिएक्शन है। उसके बाद अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये एक्शन एंड रिएक्शन, दिस इज द एक्शन। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसके साथ नेगेटिव का साइन आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखनी है तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। आप स्टूडेंट इसकी एग्जांपल मैंने ये लिखी है। नंबर 1, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, जब हम ग्राउंड के ऊपर चलते हैं तो ये एग्जांपल है एक्शन एंड रिएक्शन यानी न्यूटन थर्ड लॉ की। और नंबर 2, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो वो फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड और एयर उसके ऊपर फोर्स लगाती है उसकी बॉडी के ऊपर अपवर्ड। स्विमिंग के अंदर हम वाटर के ऊपर फोर्स लगाते हैं डाउन एंड बैक और वाटर हमारी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये हैं स्टूडेंट एग्जांपल एक्शन और रिएक्शंस की जिसको हम न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं। अब हम स्टूडेंट एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। उसकी स्टूडेंट स्टेटमेंट ये है, उसकी स्टूडेंट स्टेटमेंट ये है कि 2 ब्लॉक x एंड y ऑफ masses m and 3m respectively are accelerated along the smooth horizontal surface
बाय अ फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एक्स एज शोन। नेक्स्ट इसमें यह पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक एक्स ऑन ब्लॉक वाई ड्यूरिंग दिस एक्सलेशन। ऑप्शन 1 F/4, ऑप्शन बीटा F/2, ऑप्शन चार्ली F/3, ऑप्शन डेल्टा 3F/4। अब स्टूडेंट इसमें सिस्टम है कंबाइंड, जिसमें एक का मैस m है और दूसरे का मैस 3m है, और पूरी बॉडी जब मूव करेगी उसका एक्सलेशन जो है वो दोनों का सेम होगा, और फोर्स उसके ऊपर पूरे सिस्टम के ऊपर F लग रही है, और हमने कैलकुलेट कर रहे हैं जो y बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है वो कितनी है। तो हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट उसका जो टोटल मैस है, तो टोटल मैस है वो है 4m। टोटल मैस है जी m + 3m 4m, और एक्सलेशन इज इक्वल टू a और दैट इज इक्वल टू f। ये फोर्स लग रही है पूरे सिस्टम के ऊपर, और हमने कैलकुलेट करनी है ओनली ऑन y। तो एक्सलेशन पूरे सिस्टम के ऊपर सेम होगा, पूरे सिस्टम के ऊपर पे एक्सलेशन सेम होगा, और पहले बॉडी के ऊपर सेम होगा, दूसरे बॉडी के ऊपर कंबाइन है, पूरे उसके अंदर वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है। एक्सलेशन इज इक्वल टू f और डिवाइडेड बाय 4 और ये m। तो अब हम स्टूडेंट चेक करते हैं कि जो फोर्स लग रही है ऑन y, जो फोर्स लग रही है ऑन y, और वो कितनी होगी। F इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। अब मैस कितना है उस बॉडी का, मैस है स्टूडेंट उस बॉडी का 3m। एक्सलेशन, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि एक्सलेशन पूरे सिस्टम का सेम होगा, तो एक्सलेशन की जब आप वैल्यू पुट करेंगे इस जगह के ऊपर, तो एक्सलेशन आ जाएगा F और डिवाइडेड बाय 4 और ये m, जिसमें m से कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स ऑन y इज इक्वल टू 3F और डिवाइडेड बाय 4। तो इसका स्टूडेंट ऑप्शन हुआ डेल्टा। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। अगर स्टूडेंट आपको किसी जगह पर इस लेक्चर में कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।